नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। एनिमर्स की दूसरी आम सभा की बैठक की उपराज्यपाल ने की अध्यक्षता। सांसद ने मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव दिया। और 8 से 22 जनवरी तक पोर्ट ब्लेयर में होगा सर्किट कोर्ट का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार आइलैंड्स मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की दूसरी आम सभा की बैठक कल राजनिवास में उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र, सोसाइटी के सदस्य और अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन के अंतर्गत एनिमर्स द्वारा स्थापित अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान में सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, पदों के सृजन, भर्ती नियमों पर चर्चा की गई। आम सभा को जीबी पंत अस्पताल के प्रदर्शन से भी अवगत कराया गया, जहां उच्च आई एंड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी प्रक्रियाएं बड़ी सफलता के साथ की जा रही हैं। अस्पताल में रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली, कैंसर निदान और प्रबंधन सेवाओं को मजबूत करने, प्रयोगशालाओं और सेवाओं की गुणवत्ता आश्वासन और कायाकल्प के कार्यान्वयन के लिए पहल की गई है। स्थानीय खेल और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से सांसद कुलदीप राय शर्मा ने छोलदारी पंचायत के अंतर्गत विवेक नगर में प्रसिद्ध विवेकानंद मैदान में एक मिनी स्टेडियम बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद मैदान कई दशकों से स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं के लिए खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्रीय केंद्र रहा है। इसकी लोकप्रियता के बावजूद मैदान पर किसी आश्रय की अनुपस्थिति ने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है, जिसके कारण पंचायत द्वारा आयोजित विवेकानंद मेला जैसी गतिविधियों के लिए अस्थायी संरचनाओं का वार्षिक निर्माण किया जाता है। सांसद ने मैदान के लगातार उपयोग और स्थानीय समुदाय के लिए इसके महत्व को देखते हुए उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने और विवेकानंद मैदान में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण में समर्थन देने का आग्रह किया है। खेलो इंडिया योजना या रूरबन योजना के तहत प्रस्तावित इस पहल से क्षेत्र के ग्रामीणों और युवाओं की विविध खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है। सांसद ने कहा कि ऐसी सुविधा न केवल शारीरिक फिटनेस और कौशल विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि सामुदायिक जुड़ाव में भी योगदान देगी। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने मंगलवार को परिचालन क्षमताओं, प्रशिक्षण सुविधाओं और यूनिट की समग्र कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने के लिए इंडिया रिजर्व बटालियन पोर्टमोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक ओपन एयर जिम्नेजियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी DIG, SSP और अंडमान निकोबार पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। IRBN परिसर में पहुंचने पर पुलिस महानिदेशक को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। इसके बाद DGP ने फेडिस फिट जोन, एक ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। इसे IRBN पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को समर्पित किया गया। फेडिस फिट जोन का नाम प्रतीकात्मक रूप से इंडिया रिजर्व बटालियन के एक समर्पित सदस्य स्वर्गीय कांस्टेबल फ्रेडरिक फेडी के सम्मान व स्मृति में रखा गया है। कांस्टेबल फ्रेडरिक की उल्लेखनीय सेवा, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सीखने के जुनून को श्रद्धांजलि के तौर पर याद किया जाता है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि एक फिटनेस सेंटर से परे यह सुविधा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पुलिस समुदाय के लिए प्रगति और स्वस्थ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। DGP ने IRBN, अंडमान और निकोबार पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों से समाज की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करते हुए अपने कर्तव्यों को अधिक प्रतिबद्धता के साथ निभाने का आग्रह किया। पूरे कार्यक्रम का आयोजन IRBN अधिकारियों द्वारा डिप्टी कमांडेंट नवीन कुमार की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम कमांडेंट निहारिका भट्ट की निगरानी में हुआ। डॉलीगंज के सेवा भारती द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत कलश को पैकिंग करने और इसे जन जन तक पहुंचाने की तैयारियों पर सेवा भारती के सदस्य ने जानकारी दी। श्री राम मंदिर
प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अक्षत निमंत्रण का जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे देश भर में अयोध्या से जो अक्षत पूजित अक्षत है उसको समस्त राम भक्त परिवारों तक पहुंचाने का जो अभियान है वो पूरे देश भर के साथ अंडमान में भी पिछले कई दिनों से वो चल रहा है। जैसे कि आपको पता है 9 दिसंबर को अक्षत का जो कलश है, जो अयोध्या से पूजित अक्षत कलश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया था, उसके बाद अक्षत कलश को लेकर के एक भव्य शोभा यात्रा, स्वागत यात्रा एयरपोर्ट से लेकर के चिन्मय मिशन तक आयोजित किया गया। उसमें समस्त अंडमान के राम भक्त जितने भी जुड़े हैं और जो भी उपस्थित थे ऑर्डर में, वो सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसके बाद से सभी मंदिरों में अक्षत कलश देने का एक कार्यक्रम जो अभी भी चल रहा है। अभी तक 250 से ऊपर मंदिरों में अक्षत कलश जो है मंदिर समिति के द्वारा अपने हर मंदिर में उसको स्थापित किया गया और स्थापित होने के बाद नित्य उसमें पूजाएं का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर मंदिरों में विशेष पूजाओं का आयोजन जो है वो बहुत भव्य रूप से अंडमान में होने जा रहा है। आज हम यहाँ पर जो अक्षत पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो घर घर अक्षत जो देने का योजना है, उस योजना के तहत अक्षत को जो पैकिंग करना है, जो अक्षत को चावल जो हम देंगे उसको एक कपड़े में उसको बांध करके उसके साथ में अयोध्या का चित्र और निमंत्रण पत्र और एक ध्वज, उसको पूरे एक पैकेट करने का जो योजना है, क्योंकि अंडमान बहुत दूर द्वीप समूह है और अलग अलग दूर दराज के क्षेत्र है, तो अपने सेवा भारती कार्यालय में जहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यालय है, वहाँ पर पिछले कई दिनों से अक्षत को पैकिंग करने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। जैसे कि आपने कवर भी किया है, यहाँ पर मैं अपने जो मातृशक्ति और जितने भी अपने महिला जो मातृशक्ति लोग हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा जो एक ग्रुप जो है पिछले कई दिनों से इस सेवा भारती में रुक करके सुबह से शाम तक अक्षत को पैकिंग करने का जो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो टारगेट था अक्षत 50,000 घरों तक हम अक्षत देंगे, लेकिन वो हमारा अभी बढ़ करके 70,000 के ऊपर हिंदू परिवारों में अक्षत पहुंचाने का योजना हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जो हमने 50,000 के ऊपर अक्षत द्वीप समूह के अलग अलग द्वीपों में अक्षत को भेजने का जो है कार्यक्रम को हम सफल कर चुके हैं और वो अक्षत घर घर पहुंच भी रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया से इस तरह के तस्वीरें भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। तो ये जो अक्षत का पैकिंग का एक अभियान है, इसके लिए मैं पूरे फोल्डर में रहने वाले वार्ड के और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कार्यकर्ता अक्षत को लेकर के देंगे वो तो तय है, लेकिन उस अक्षत को पैक करना और उसको समयबद्ध तरीका से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य है, उसमें जो अपनी मातृशक्ति ने जो योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। इस तरीका से अगर हम करेंगे तो आने वाले 15 तारीख तक हम पूरे अक्षत को देने का जो योजना है उसको समयबद्ध तरीका से पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो हमारा योजना है, पूरे अंडमान निकोबार में जितने मंदिर है और जितने भी एरिया है उसको हम अयोध्या के तर्ज पर यहाँ पर झंडे के रूप में, दिया के रूप में हम सजाने का एक योजना है, जो कि सारे मंदिर के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अपने समिति के रूप से भी कई योजनाएं हैं, जैसे हर रोड के साइड में हम लोग झंडे लगाएंगे, बहुत सारे होर्डिंग्स लगाएंगे, हर मंदिर में बैनर लगाने का ये योजना है। इस तरीका के अनेकों कार्यक्रम आने वाले यहाँ से 22 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और ऐसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिन में 22 तारीख को पूरा अंडमान निकोबार जिस तरीका से अयोध्या सज रहा है उस तरीका से अंडमान निकोबार भी अयोध्या के रूप में सज करके राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार होगा। पोर्ट ब्लेयर के चिन्मय मिशन से आज अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने विभिन्न मंदिरों के भक्तजनों को अक्षत कलश सौंपा।
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। जब आप भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान का अर्चना करते हैं, कलश की पूजा कीजिए, धूपम है, दीपम है, नैवेद्य अगरबत्ती है, कलश को दिखाइए। और 22 तारीख को जिस दिन मुख्य कार्यक्रम है अयोध्या में भगवान के विग्रह का बाल रूप की, मैं पढ़ रहा था, आपको पता होगा कि अयोध्या के मंदिर में जिस भगवान राम के विग्रह की प्रतिष्ठा होने वाली है वो भगवान का बाल रूप है, बाल्यकाल का। 5 वर्ष के भगवान है। ये जो जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान होने के कारण जब भगवान 5 वर्ष के हैं, उस अवस्था का जो विग्रह है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 तारीख को होने वाली है। बाकी पूजा तो पहले शुरू हो जाएगी। यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो विग्रह में प्राणों का आवाहन करते हैं, जिससे वो जीवंत बनता है, जीवन आता है, उनमें प्राण आते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है। तो 90 सेकंड्स का 1.5 मिनट का मुहूर्त है। उस मुहूर्त में भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप ये कलश लेकर के जाइए, अपने मंदिर में उसको स्थापित कीजिए और आने वाले 16, 17, 18 दिन तक अपने अपने मंदिर में हम जितना ज्यादा सत्संग कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, श्री राम जय जय राम, ये जो महामंत्र है इसका जप कर सकते हैं। रामचंद्र की जय श्री राम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के भाग के रूप में आईईसी वैन ने कल गोलघर और जंगली घाट क्षेत्रों का दौरा किया, जहां भारी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान वैन ने विकासशील भारत के मूल मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए वीडियो दिखाए, जिसमें भारत को आगे बढ़ाने में एकीकृत कार्रवाई की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस अवसर पर दिखाए गए वीडियो समृद्ध और संपन्न भारत के लिए विकसित भारत के दृष्टिकोण की झलक पेश करते हैं और देश के विकास के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना को जागृत करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार और माननीय न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष 8 से 22 जनवरी पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट की सुनवाई व आयोजन करेंगे। NHIDCL की ओर से मिडिल स्ट्रेट में बनाए जा रहे पुल के निर्माण होने से पर्यटकों सहित द्वीपवासियों को यात्रा में लगने वाले समय में काफी बचत होगी। इस बारे में बाराटांग द्वीप के सुंदरगढ़ पंचायत के पूर्व प्रधान बीजू गुरुदासन ने दूरदर्शन से बातचीत की। बाराटांग द्वीप में हम पहले व्हीकल फेरी में दोनों तरफ, जहाँ मिडिल स्टेट और उत्तरा के बीच में, या तो नीलमपुर और मिडिल स्टेट और गांधीघाट और उत्तरा के बीच में व्हीकल फेरी में जाया करता था। लेकिन आज एक ब्रिज बन जाने से क्या हो गया कि हमको जो उत्तरा और गांधीघाट के बीच में जो है एक ब्रिज बनने से हमको वो जो असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, और उत्तरी तथा मध्य अंडमान में जाने वाले लोगों को ये ब्रिज बनने से बहुत बड़ा डेवलप हुआ। लेकिन एक और है कि जो मिडिल स्टेट और नीलमपुर के बीच में जो ब्रिज बनना था वो अभी काम अधूरा है। वो अगर जल्दी से जल्दी बन जाए तो मिडिल और नॉर्थ के लिए जहां आज 10 से 12 घंटा का समय लग रहा है, उसमें से घटकर वो जो है कम से कम 6-7 घंटे में हम पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर जा सकते हैं। हाँ, रही को जो सड़क का है, सड़क में कुछ कमियां हैं जो कि आज बहुत खस्ता हालत है, जल्दी से जल्दी वो ठीक होने की उम्मीद है।
देश भर में अवैध डिजिटल ऋण देने वाले ऐप से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आ रही हैं, जो प्रसंस्करण और छिपे हुए शुल्क के साथ अत्यधिक ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण और माइक्रो क्रेडिट प्रदान करते हैं। ये ऐप, जो आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाएं नहीं हो सकते हैं, कमजोर और निम्न आय वर्ग के सदस्यों को लक्षित करते हैं और उधारकर्ताओं को ऋण का लाभ उठाने के लिए संपर्क, स्थान, फोटो और वीडियो जैसे गोपनीय व्यक्तिगत डेटा तक अनिवार्य पहुंच प्रदान करने के लिए कहा जाता है। फिर इस व्यक्तिगत डेटा का ब्लैकमेल और उत्पीड़न के लिए दुरुपयोग किया जाता है। अवैध ऐप्स बड़े पैमाने पर बल्क एसएमएस, डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और मोबाइल ऐप स्टोर का उपयोग करते हैं। सभी नागरिकों को ऋण लेने के लिए इन अवैध ऋण देने वाले ऐप से सावधान रहने की सलाह दी गई है। यदि इन ऐप्स के उपयोग के परिणाम स्वरूप किसी को धोखा दिया गया है, ब्लैकमेल किया गया है या परेशान किया गया है, तो उन्हें बिना देरी किए साइबर सेल, सीआईडी, पोर्ट ब्लेयर या क्षेत्र के निकटतम पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है अथवा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं या साइबर अपराध पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट भी कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय ने गत 31 दिसंबर को जॉगर्स पार्क में नशा मुक्त भारत अभियान के भाग के रूप में हसगुल्ला क्लब के तहत जागरूकता सह फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। फिटनेस कार्यक्रम का उद्देश्य नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। इस कार्यक्रम में दारुसलाम यतीम खाना जैसे बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों और आम जनता सहित 30 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिहान एमएस मुरुगन सत्र के विशेषज्ञ थे। नशा मुक्त जागरूकता सह फिटनेस कार्यक्रम हर रविवार को जॉगर्स पार्क में सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक आम जनता के लिए आयोजित किया जा रहा है और मार्च तक जारी रहेगा। यह सत्र व्यक्तियों को न केवल अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार करने के लिए बल्कि मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव के बारे में जागरूकता हासिल करने और स्वस्थ जीवन शैली के लिए सकारात्मक विकल्प चुनने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी से 03-192-244386 या 9933248717 पर संपर्क किया जा सकता है। पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स के 8 प्रतिभागी 4 से 6 जनवरी तक गुजरात के नवसारी में नेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। टीम का नेतृत्व ब्लैक बेल्ट 5th डैन रेंशी आनंद अमृतराज करेंगे। पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम तथा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के फीफा ग्राउंड में खेले जा रहे 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल में आज क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। क्वार्टर फाइनल मुकाबला उत्तराखंड और केरल के बीच खेला गया। इसमें केरल की टीम ने 4-0 से जीत दर्ज की। कल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबले की झलक दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से कल शाम 5:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। बढ़िया बॉल यहाँ पे थ्रू बॉल खिलाते हुए दीक्षित नेगी के लिए और क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन की तरफ से टीम केरला। कॉर्नर के शॉट आता हुआ और यहाँ पहला मौका बनते हुए नजर आया कि गोल हो सकती थी, लेकिन अब यहाँ पे अजित कुमार गेंद को लेकर निकलते हुए टीम केरला के स्ट्राइकर टूटकर पड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे 5वें गोल की तलाश में, लेकिन संतुलन अपना नहीं बना पाए। कल जैसा हम देखेंगे ना, कल 1 बजे का मैच जिसमें टीम पंजाब के जो समर्थक हैं ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ आएंगे और लक्षद्वीप के समर्थक भी यहाँ पर उसी तादाद में नजर आएंगे आपको। जितिन यादव बहुत ही बढ़िया बॉल निकाल कर निकलते हुए जितिन यादव का शॉट आया और क्रॉस पोस्ट में लग गई गेंद। खतरा भी बरकरार है। टीम केरला शॉट आता हुआ हेडर आया और गेंद गई गोल लाइन से बाहर की तरफ। तो फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ 4-0 से टीम केरला ड्राइविंग सीट पर बैठी है इस मैच में। कॉर्नर किक अजित कुमार के द्वारा बढ़िया गोलकीपिंग, इस बार गोलकीपर
निखिल सिंह की तरफ से शॉट लेते हुए और ऑफ टारगेट गई। अब धीरे धीरे जो है मुकाबला अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 4-0 का स्कोर है। और जितने हम मैचेस देखे यहाँ पे और बात करते हैं, पंजाब सबसे लक फैक्टर वाली टीम है पंजाब, और सबसे ज़्यादा किस्मत अगर किसी टीम का ख़राब था वो था उड़ीसा। क्या लाइनअप थी, क्या टीम थी उनके, क्या लाजवाब खिलाड़ी थे उनके, लेकिन ऐसे ऐसे मैचेस हारे हैं जो कि लगा नहीं था दर्शकों को कि वो मैच हार सकते हैं। मकर संक्रांति त्योहार के उपलक्ष्य में हैडो के फ्रेंड्स क्लब 6 जनवरी को वॉलीबॉल चैंपियनशिप ओपन टू ऑल का आयोजन करेगा। इच्छुक क्लब विभाग व्यक्ति 4 जनवरी तक 2000 रुपए का भुगतान करके पंजीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसी दिन ड्रॉ फिक्सचर शाम 6:30 बजे हैडो के चिल्ड्रंस पार्क परिसर में निकाला जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9933277188 और 9476027393 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। एनिमर्स की दूसरी आम सभा की बैठक की उपराज्यपाल ने की अध्यक्षता। सांसद ने मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव दिया और 8 से 22 जनवरी तक पोर्ट ब्लेयर में होगा सर्किट कोर्ट का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।